नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं सीपीएम माले के महासचिव आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। बिहार में लगातार ऐसी ऐसी खबरें निकल के आती हैं जो चुनाव परिणाम आए उनसे खुद ही भरोसा उठ जाए। और अब तो खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मोदी के कैबिनेट में मंत्री है, वो कह रहे हैं हमने ज्ञानेश कुमार जी के अधिकारी को फोन कर दिया, उन्होंने चुनाव परिणाम बदल दिया। कितनी ताकत से कहा है। और अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुसहर का बेटा दबेगा नहीं किसी से, चुनाव जीत लेगा, आप लोग बैठे रहिए। ये उन्होंने सफाई दी है कि मुसहर का बेटा किसी से दबेगा नहीं। और ये भी कह रहे हैं कि वीडियो काट छांट कर गड़बड़ कर दिया गया। अरे आप बोल रहे हो साहब, आपकी आवाज है, आप अधिकारी का नाम ले रहे हो। अगर आपका वीडियो नहीं है तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप एफआईआर लिखाइए जिसने गलत वायरल किया है। सीधा सा है फंडा। लेकिन आप ये कह के राजनीतिक घमासान से नहीं बच सकते कि वीडियो तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर दिया। लेकिन मैं दीपांकर सर से, मैं पहला सवाल मेरा यह है कि सर लगातार आरोप आप लगा रहे थे कि बिहार के चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, धांधली हुई है, और अब उनके मंत्री के द्वारा कही जा रही, तो क्या सर मोहर लग रही है? हाँ, इन्होंने जो कहा कि भाई 2020 में इस तरीके से चुनाव हमने जितवाया था और इस बार हार गए। एक सीट जो हारे हैं 1600 वोट से, उसकी वो व्याख्या दे रहे थे कि अधिकारी ने ये कहा, उस समय शायद त्रिपुरा में है वो अभिषेक सिंह। लेकिन सवाल जो उठता है, अगर 20 में इस तरीके से इन्होंने चुनाव जीता और इस बार कह रहे हैं कि कम मार्जिन से इस तरीके से हारे हैं, इसका मतलब ही है कि तमाम ऐसी सीटें इसी तरीके से लोगों ने जीता है। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जीतन राम मांझी जी इतना कुछ कर सकते हैं तो उनके जो बड़े बड़े चाणक्य हैं, उन लोगों ने कितना कुछ चुनाव को मैनिपुलेट किया। अगर जीतन राम मांझी जी के कहने पर कोई भी अधिकारी ये काम करता है तो अमित शाह जी के कहने पर, इशारे पर कितना कुछ करते होंगे। इसलिए तो बिल्कुल हमें लगता है कि चुनाव आयोग को जो चाहिए कि इतनी बड़ी बात के बाद तत्काल इसका इन्वेस्टिगेशन करे। ऐसा ना कहे कि भाई जीतन राम मांझी जी एफिडेविट दे। वो बिल्कुल बोल चुके हैं, उनका वीडियो सामने है और ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि बिहार के चुनाव में ऐसे तमाम अनियमितताएं, तमाम चोरी, तमाम धांधली हुई है। और एक तरह से लोगों को जो सबूत चाहिए था, अब ये सबूत खुल के आने लगा है। मंत्री जी खुद बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। इसमें इस चुनाव में भी आप 2 सीटें 500 से कम मतों से हार गए। पिछली बार भी कई सीटें आप बहुत 1000 के अंदर, 2000 के अंदर, 5000 के अंदर हार गए। तो बिल्कुल, इस बार तो एक सीट तो 95 वोट से हम लोग हारे। अगर वो सीटें जीत जाते तो पिछली बार ही सत्ता में आप लोग होते। क्या ये मोहर लगा रहे हैं जीतन राम मांझी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कि पिछली बार तो 12,000 वोट का फासला था, 12,000 वोट का फासला था। और उसमें एक जगह के बारे में उन्होंने कहा कि 2700 से जो हार रहे थे उसको जीत में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 12,000 में तो 2700 का हिसाब निकल गया। 12,000 वोट से जहां अल्टीमेटली हम लोग पीछे रहे। तो बिल्कुल हमें लगता है कि अब 20 के बहाने, अगर 20 में इतनी बारी बात हुई, इस बार क्या ना हुआ होगा। इस बार तो बिल्कुल 3 महीने से ट्रायल चल रहा था एसआईआर के नाम पर भी। इसलिए चुनाव को तो बिल्कुल इन्होंने संदिग्ध बना दिया है और ये आम लोगों की धारणा भी थी। और हमें लगता है कि बिहार के बाद बाकी राज्य में लोग और ज्यादा अब सजग होंगे। एक सीट आप 95 मत से हारे हैं, क्या उसको लेकर अदालत जाएंगे? तैयारी है, तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि इस महीने के अंत तक हमें फाइल करना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पर एक इलेक्शन पिटीशन हम लोग जरूर दायर करेंगे। सर, क्या बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई, इस हार को लेकर बातचीत हुई, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई? तेजस्वी से अभी बहुत विस्तार से तो बात नहीं हो पाई।
राहुल जी से जरूर बात हुई है और हम लोग पूरे बिहार पर समीक्षा कर रहे हैं। और जो बातें हुई वो राहुल जी ने उस दिन रामलीला मैदान की रैली में भी बातें की, बिहार के चुनाव चोरी को लेकर के, तो बातें हो रही है। बंगाल में चुनाव तैयार है, क्या तैयारी है आपकी? बंगाल में देखिए अभी तो एसआईआर का ड्राफ्ट आया है और उसमें बिहार जैसे ही बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं नजर आ रही है। बंगाल में जिस तरीके से खासकर मतुआ लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर है, कलकत्ता शहर में हिंदी भाषी मजदूरों के नाम बड़े पैमाने पर बाहर हो गए, तो जो आशंका थी कि ऐसे ही लोगों के नाम बड़े पैमाने पर बाहर हो जाएंगे, तो बंगाल के एसआईआर से भी बिल्कुल वही आशंका पुष्ट हो रही है। अब बाकी 1 महीने का टाइम है, लोग और लड़ेंगे, लेकिन हमें तो लगता है कि बंगाल, तमिलनाडु, हर स्टेट में हमने कहा था कि जहां भी एसआईआर होगा कम से कम 10% लोगों के नाम उसमें मतदाता सूची से छट जाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अब जरा सोचिए कि पूरे देश के पैमाने पर एसआईआर का मतलब कितने करोड़ लोगों का नाम चला जाएगा। 1-1 करोड़ एक बड़े राज्य में अगर जा रहा है तो पूरे देश में ये तो पूरे लग रहा है कि चुनाव से लोगों को बाहर करने का विस्थापन, बुलडोजर जो चल रहा है जमीन पर लोगों के घर गिराने, लोगों को विस्थापित करने के लिए, अब ये लोकतंत्र से भी लोगों को विस्थापित कर देना, चुनाव की सूची से भी बाहर कर देना, इलेक्टोरल पर्ज चल रहा है। और मेरे ख्याल से अब तो जल्दी पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रह सकती है देश में। सर उत्तर प्रदेश में तो 3 लाख वोट कर रहे हैं, 3 से 4 करोड़, क्षमा चाहेंगे 3 से 4 करोड़। खुद बीजेपी के और वहाँ योगी जी खुद क्या बोल रहा है, 3 से 4 करोड़, और वो कह रहे कि अब उसमें वो हम लोग तो बात कर रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे कि हमारे वोटर और उनके वोटर, हम तो कह रहे थे कि कोई भी वोटर जाए, किसी का वोटर हो, नोटा का वोटर हो, बीजेपी का हो, इंडिया गठबंधन का हो, किसी भी वोटर का नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जोगी जी तो हमेशा ही वो उनके और अपने अलग अलग करके बात करते हैं, 80-20 की बात करने वाले हैं, और हिसाब लगा रहे हैं कितने हमारे लोग हैं, कितने उनके लोग हैं। आप देख लीजिए क्या होगा बिहार, यूपी में। ये बड़ा असमंजस है कि एसआईआर के जरिए पूरा, इसमें एक और कल चीज है, एक हमारे पत्रकार साथी हैं वो सीनियर संजय कुमार सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं और वो रिपोर्ट हम 2-3 दिन में लाएंगे आप सबके सामने। वो ये कह रहे हैं कि ये पता है आपको ये 2003 ही क्यों रखा गया, क्योंकि 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सीए एनआरसी का एक ड्राफ्ट लाई थी, हम उसकी जानकारी ले रहे हैं अभी हम। तो क्या सर उसी वजह से ये रखा गया 2003 का कि वो सीए एनआरसी एक फौरी तौर पर हो जाए? हो सकता है। इनका कहना तो है कि उस समय एक एसआईआर हुआ था और जिस एसआईआर के बारे में छुपाना चाह रहे थे कि उस एसआईआर के प्रोटोकॉल क्या था, अभी योगेंद्र जी ने उस प्रोटोकॉल को भी सामने ला दिया है। तो वो जो एसआईआर या जो भी उसका नाम एसआर हो या आईआर हो, उसमें तो समय लगा था, काफी समय लेकर के किया गया था। और इस बार जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ही, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है नया। हर जगह जहां बहुत समय भी है वहां भी 1 महीने का समय दिया जा रहा है, और ये निश्चित तौर पर चोर दरवाजे से एनआरसी को ही लाने की पूरी कोशिश है। और ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि उसी दौर से सीए में संशोधन करके इस देश में ये घुसपैठी शब्द, ये उसी दौर का शब्द है। उसी से पहले देश में इलीगल इमिग्रेंट ये बात नहीं थी, लेकिन वो से, और अब तो उसको आम बना दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है सर कि पूरे घटनाक्रम में 8,000 अब तक बता रहे हैं, 8,500 गृह मंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने, आप ही के बिहार के नित्यानंद राय ने बताया है कि टोटल अब तक 8,500 हम पकड़ पाए हैं, और आपके यहाँ वोट 60 लाख कट गया। तो ये तो तय हो कि आखिर घुसपैठियां हैं कितने देश में। अब ये पार्लियामेंट को बताएं, हम लोगों ने जब लास्ट पूछा था उस समय इन्होंने बताया था 4। अभी इसके बाद तो पार्लियामेंट में ही पूछा जाएगा कि भाई आप कितने लोगों को उसकी लिस्ट दीजिए
किनके बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो अभी तक चुनाव आयोग ने जो दिया था उसमें तो एक भी नहीं था, उसमें तो एक भी नहीं था। अभी धीरे धीरे कभी पहले 300 के बारे में बताए, उसमें भी नेपाल की महिलाएं थी ज्यादातर, जिनको आप बता रहे हैं कि वो विदेशी नागरिक हैं। सर, मनरेगा का नाम बदल दिया, आपकी पार्टी का क्या रुख रहा? संसद में आपके नाम भी सिर्फ सदस्य नहीं बदला है, पूरे मनरेगा की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी की दोबारा इस देश में हत्या हुई है। उनके नाम पर जो रोजगार गारंटी कानून था, उस कानून के एक तरीके से बिना समरी एग्जीक्यूशन, पार्लियामेंट में बिना कोई चर्चा, पार्लियामेंट के बाहर कोई चर्चा नहीं, करोड़ों करोड़ लोग जिनको रोजगार मिलता है। ये बात तो अलग है कि अभी तक 100% नहीं मिल रहा था, लेकिन कम से कम साल में 50 दिन तो मिल रहे थे लोगों को। ये जो करोड़ों लोग जो इसी पर जिंदा थे, कोविड के दौर में भी इस देश में, बल्कि उससे पहले मनरेगा थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, कोविड के दौर में नए सिरे से फिर लोगों ने आवेदन देना शुरू किया। तो इतना बड़ा एक कार्यक्रम जो दुनिया भर में चर्चित है पब्लिक वर्क्स के लिए, सोशल वेलफेयर के बहुत सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में, उसको खत्म किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो ग्राम जी, मैं तो इसको कहता हूं कि ग्राम जी बिल, उन्होंने नाम दिया विकसित भारत ग्राम जी बिल, तो ये पूरे मनरेगा की हत्या है, उसका सफाया है, और करोड़ों करोड़ लोगों के उनके रोजी रोटी के साथ सबसे क्रूर किस्म का खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि इस पर पूरे देश में गरीब इस पर आंदोलन करेंगे। इसमें जो खास तौर पर किसानों की जो मांग थी कि खेती से मनरेगा को जोड़ दिया जाए, खेती से मनरेगा को जोड़ देने से खेती का जो इतना बड़ा खर्च है, जो किसानों के ऊपर इतना बड़ा बोझ बना हुआ है, एक तरीके से सब्सिडी हो जाती और किसान और मजदूर दोनों को फायदा होता। इन्होंने बिल्कुल उल्टा काम किया। किसान मांग रहे थे कि खेती से जोड़ दो, इन्होंने खेती के समय मनरेगा को कह दिया कि उस समय सस्पेंडेड रहेगा। इसका मतलब है ना तो मजदूर को रोजगार मिलेगा और किसान के ऊपर जो खर्च है वो तो बोझ उनके ऊपर रहेगा ही। तो हमें लगता है कि किसानों को भी साथ देना चाहिए, खेत मजदूरों का, ग्रामीण मजदूरों का। और ये जो 4 लेबर कोड है देश के असंगठित तमाम मजदूरों के लिए खास तौर पर, तो ये तीनों मुद्दे को जोड़ करके, ठीक जैसे किसानों ने बड़ी एकता बना करके लड़ा 3 कृषि कानून के खिलाफ, मुझे लगता है कि 4 श्रम कोड और ये ग्राम जी बिल, भी विकसित भारत ग्राम जी बिल, विकसित भारत तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जो ग्राम में जो भी रोजगार था, ग्रामीण रोजगार की हत्या है, तो ग्रामीण रोजगार की हत्या का ये योजना है, इस पर भी पूरे देश में किसान मजदूर मिल करके लड़े और बिल्कुल उसी तरह से किसानों की तरह लोग मिलकर लड़े। मुझे तो लगता है कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा ये कानून। सर, वो तो कह रहे हैं कि हमने 100 की जगह 125 दिन कर दिए, जबकि मैंने आंकड़े देखे तो 51 दिन से ज्यादा रोजगार ही नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो जो बात कह रहे हैं कि 125, 200 कुछ भी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 100 था उसमें आप 50 कर रहे थे, और सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 50 में भी कितने जगह पैसा रुका हुआ है। पश्चिम बंगाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये केंद्र सरकार को हिदायत दी गई थी कि आप जल्दी इसको चालू करिए, और ठीक जैसे उन्होंने इससे पहले भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग का चयन कैसे होना चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया। इसमें सिर्फ मनरेगा कानून की हत्या नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा को चालू करने के लिए बंगाल के संदर्भ में जो मोदी सरकार को इस समय हिदायत दी थी, दरअसल उसका उल्लंघन करने के लिए इन्होंने उस कानून को ही बदल दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो इनका पूरा अभी पैटर्न है कि कोर्ट अगर कुछ भी कह दे तो कोर्ट को ओवररूल करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए कानून को ही बदल दो, ये उसी तरीके का प्रयोग इस बार मनरेगा के साथ हुआ है। और हमें लगता है कि लोगों को बात बिल्कुल जल्दी समझ में आएगी। ये 125 दिन का झांसा दे करके दरअसल ये रोजगार छीनने की ये इतनी बड़ी साजिश है, तो लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू। सवाल ये है कि मजदूरों का क्या होगा। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार।